अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज का हमारा नावल है हवेली, अस खानज़ादी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी लाला, हम कल सुबह आएंगे गांव। यहाँ दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ। बस दुआ करें सुबह खैरियत से पहुँच जाएँ हम, और अम्मा को भी बता देना कि आ रहे हैं हम। ठीक है शफ़ीक, मैं अम्मा को बता दूँगा। सब बहुत खुश होंगे तुम सबके वापस आने पर। नवाब भी आएगा ना साथ? हाँ हाँ लाला, नवाब भी आएगा साथ, और शानू भी। सब आएंगे अपने घर वापस। बस अब और नहीं दूर रहना, जो होगा देखा जाएगा। हम कल ही आ रहे हैं वापस। ठीक है शफ़ीक, हम सब कल बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे, और बच्चों और भाभी का भी। हनीफ़ भाई मुस्कुराते हुए बोले और फ़ोन बंद कर दिया। शानू की अम्मा कहाँ हो? यहीं हूँ। क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हैं आप? आपने तो डरा दिया मुझे, और अब हंस रहे हैं। करमा वालिए, मैंने तो ये पूछना था कि सारी तैयारियां हो गई? सुबह जाना है, हमें जल्दी निकलना है। सुबह नहीं तो बस निकल जाएगी, और अगली बस फिर शाम को मिलेगी, इसीलिए सारी तैयारियां अभी ख़त्म कर लो। अच्छा ये बात थी, तैयारियां तो सारी मुकम्मल हैं, बस शानू और नवाब को देख लूँ मैं ज़रा, उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। शानू ने जब से सुना है गाँव जाने का, उदास बैठी है तब से। कहती है मुझे गाँव नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। डरना किस बात का? उसे कहो परेशान ना हो, हम हैं उसके साथ। ये गाँव के नाम पर इतना डरती क्यों है? वही तो पली बड़ी है, चंद साल ही तो हुए हैं हमें यहाँ आए हुए, अब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते। तुम देखो जाकर उनको मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, नवाब को भी भेज दो। अच्छा कहते हुए अम्मा शानू के कमरे की तरफ चल पड़ी। शानू बिस्तर में मुँह छुपाई लेटी हुई थी। अम्मा ने आवाज़ दी तो डर कर उठ बैठी। कौन? अरे मैं हूँ तुम्हारी अम्मा। शानू क्या हो गया? इतना क्यों डरती हो मेरी बेटी? पहले तो ऐसी नहीं थी, इसलिए तो नवाब मजाक बनाता रहता है तुम्हारा। इतना मत डरा करो मेरी बेटी, बहादुर बनो। वो शानू के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। शानू जल्दी से अम्मा के गले लग गई। अम्मा मुझे नहीं जाना गाँव, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो मार देगा, आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपने पास बुलाता है, अगर मैं यहाँ से गई तो वहाँ भी आ जाएगा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। शानू कौन मार देगा तुझे, और कौन बुलाता है तुझे अपने पास? ना डरो, वहम है तुम्हारे साथ, वो बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। इस बात को समझो मेरी बच्ची, ये सब बस वहम है और कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, ये सब वहम नहीं है। वो मुझे रोज़ नज़र आता है ख्वाब में, उसका चेहरा नहीं देख पाती मैं, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी लगती है, लेकिन याद नहीं आती वो आवाज़ किसकी है। मैं इसी डर से सो नहीं पाती कि अगर सोई तो फिर से उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लग पड़ती हैं। वो मुझे मार डालेगा, कहता मैं बस उसकी हूँ, और किसी और के बारे में सोचा तो मार देगा मुझे। अम्मा आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहने दें। अगर मैं यहाँ से गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। शानू पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोते हुए डरते हुए बोल रही थी। नहीं शानू, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब उठकर वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। मैं ज़रा नवाब को देख लूँ, उसको मस्जिद भेज कर आती हूँ मैं। शानू के सर पर हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नवाब उठ जा, छोड़ दे इस फ़ोन की जान। तेरे अब्बा कब से मस्जिद चले गए हैं, कह रहे थे तुझे भी भेज दूँ। अब अपने आप तो तौफीक होनी नहीं तुझे कि कहे बगैर चला जाए। जा मस्जिद, तेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा। अच्छा अम्मा जाता हूँ, बस ये गेम ख़त्म कर लूँ। आग लगे तेरे फ़ोन को, जिसने माँ बाप का नाफरमान बना दिया तुझे, वो तप गई। कोई शर्म ही नहीं रहेगी तुझ में कि अब बाप इंतज़ार कर रहा मस्जिद में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का पैगाम आया नमाज का, और तुझे गेम खेलने की पड़ी है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, छोड़ दो इस गेम को। कब्र में इस गेम ने नहीं बचाना तुझे, नमाज ने बचाना है। अपने ईमाल दुरुस्त कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ मस्जिद और आकर अपना सामान पैक करो, सुबह जल्दी निकलना है हमें गाँव के लिए। जी अम्मा, मैं चलता हूँ। नवाब फ़ोन रख कर जल्दी से बाहर निकल गया, और वो भी नमाज की तैयारी में लग गई। इनकी आदत थी नमाज की। दिनों में हम नमाज की, दोनों मियाँ बीवी खुद भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, और बच्चे भी। नमाज़ पढ़कर सब सोने चले गए। नवाब ने अपनी पैकिंग कर ली, क्योंकि अम्मा ने सख्ती से कहा था कि रात को ही पैकिंग करके सोए। शानू भी अपनी पैकिंग कर चुकी थी ना चाहते हुए भी, और सोने के लिए लेट गई। खुद को एक अनजानी सी जगह देखती है, और एक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते ही शानू भागने लग पड़ती है। भागते भागते वो थक जाती है, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। वो शख्स अब भी शानू के पीछे ही आ रहा होता है। उसकी हंसी की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही होती हैं। शानू भागती चली जाती है कि अचानक उस शख्स से टकरा कर गिर जाती है, और शानू की आँख खुल जाती है। शानू का बुरा हाल होता है, डर के मारे उसका चेहरा पसीने से भर गया होता है। शानू को बैठे देख अम्मा
कि भी आँख खुल जाती है। क्या हुआ शानो? वो शानो के कंधे पर हाथ रख कर पूछती हैं। कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे प्यास लगी थी, पानी पीकर सोने लगी हूँ। शानो बहाना गढ़ देती है और जल्दी से उठकर पानी पीकर वापस आकर लेट जाती है। जानती है अगर अम्मा को बताया तो वो परेशान हो जाएंगी। ये तो मामूल की बात थी। शानो समझने से कासिर थी कि कौन है वो शख्स, क्यों पीछा करता है मेरा, उसका चेहरा क्यों नज़र नहीं आता मुझे, और उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन फिर भी शानो पहचान नहीं पाती उसे। सारी रात शानू ने जाग कर गुजारी। उसके साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता था। डर के मारे सारी सारी रात जागती रहती थी शानू। फजर की अजान की आवाज़ आई तो शानू और अम्मा नमाज़ पढ़ने की तैयारी में लग गई। नवाब और अब्बा भी मस्जिद की तरफ चल पड़े। नमाज़ पढ़कर अम्मा और शानू दोनों नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। जैसे ही वो दोनों नमाज़ पढ़कर घर आए, सब ने मिलकर नाश्ता किया और तैयार होकर गाँव के लिए रवाना हो गए। दोपहर तक वो लोग गाँव पहुँच गए। बस से उतरकर वो लोग तांगे पर बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो अपने घर के सामने थे। 3 साल बाद घर को देखकर शानू की अम्मा के अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। नवाब ने आगे बढ़कर अब्बा के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर गए तो सामने माँ को बैठे रहे देख जल्दी से आगे बढ़े और माँ के हाथ चूमते हुए उनके गले लग गए। 3 साल बाद माँ बेटे को घर में देख कर आबदीदा होगी। अरे अम्मा, आप क्या बस बेटे को ही सारा प्यार दे देंगी, थोड़ा हमारे लिए भी बचा लें। शानू की माँ भी जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग गई। शानू और नवाब को दूर खड़े देख दादी ने उनको पास आने का इशारा दिया। वो दोनों भी दादी के गले लग गए। कैसे हैं मेरे बच्चे? वो दोनों को बारी बारी प्यार करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ दादी, लेकिन ये आपकी पोती भी अब भी वैसी की वैसी है, चुड़ैल। नवाब कहते हुए वहाँ से दादी जान देखा आपने ऐसे ही तंग करता रहता है ये मुझे। शानू मुंह फुलाते हुए बोली। अगर अब्बा यहाँ होते तो इसकी हिम्मत नहीं होनी थी बोलने की। आने दे अब्बा को, फिर बताती हूँ इसको। अरे कोई बात नहीं शानू, भाई है तेरा छोटा, वो भी एक ही, मजाक कर लेता है तेरे साथ। नहीं, मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो कौन आया है। वलीद दरवाजे से अंदर आते अपने ही ख्यालों में मगन ऊपर की तरफ जाने ही लगा था कि दादू ने वलीद को टोका। वलीद इधर तो आओ, देखो तो ज़रा कौन आया है। वलीद ने एक नज़र सर तपा शानू को देखा। अस्सलाम वालेकुम। शानू ने इस्लाम की और नज़रें झुका गई। वलीद अभी भी शानू की तरफ देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन है ये दादो? मैंने पहचाना नहीं। वलीद कंधे झुकाते हुए बोला। लो गल, ये शानू है जिसकी बातें बताती रहती हूँ मैं तुम्हें। कल बताया तो था शानू आने वाली है, पर तुम तो जब से अंग्रेज़ों के मुल्क से पढ़ाई करके आए हो अपनों को भूल ही गए हो। ओह अच्छा, तो ये है शानू। वलीद दादू के पास बैठते हुए बोला। अब तबीयत कैसी है आपकी? वलीद ने कहा तो शानू हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग पड़ी। मुझे क्या हुआ था? शानू हैरानगी से बोली। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता दादू ने वलीद को कोहनी मारी। चलो उठो, जाकर मुंह हाथ धो। क्या हुलिया बना रखा है, अपनाओ जाओ, ऊपर बातें तो होती रहेंगी। दादू ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वलीद कंधे उचकाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैं ताई जान से मिलकर आती हूँ दादू। शानू उठकर ताई जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर दरवाज़ा नाक किया। अस्सलाम वालेकुम ताई जान कहते हुए शानू कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी वो बोल उठी। बस बस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम कहते ही कमरे से बाहर निकली। ये ताया जी पिछले लान में थे। शानू भी वहीं चल पड़ी, बाकी सब भी वहीं पर थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू। शानू कहते ही उनके साथ लग गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? शानू के सर पर हाथ रखते हुए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक कहते हुए शानू कुर्सी पर बैठ गई। अरे भाई चलें सब अम्मा के पास, अम्मा अकेली बैठी हैं। अम्मा को वहाँ अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं, शानू के अब्बा ने कहा तो सब वहाँ चल पड़े और जाकर चारपाइयों पर बैठ गए। ताई अम्मा सब के लिए चाय लेकर आई तो शानू ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे उनके हाथ से पकड़ ली। लाइए ताई जान, मैं दे देती हूँ सबको। शानू मुस्कुराते हुए सबको चाय सर्व करने लग पड़ी। चाय पीने के बाद शानू ताई जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। ताई जी लाएं, मैं आपकी मदद करवा दूँ खाना दस्तरखान पर लगवाने में, कहते हुए शानू खाना उठाने ही लगी थी कि उन्होंने टोक दिया। खबरदार, जो किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तभी वलीद किचन में दाखिल हुआ। अम्मी खाना जल्दी लगा दें। तभी उसकी नज़र शानू पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वलीद को देखते ही शानू आंसू साफ करते हुए वहाँ से निकल गई। अम्मी, ये शानू को क्या हुआ और वो रो क्यों रही थी? कुछ कहा क्या आपने? वलीद जांचती हुई नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं कहा मैंने उसे, उसकी तो आदत है बात बात पर रोने की, हर बात का उल्टा मतलब समझ लेती है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि बाहर जाकर बैठो, खाना मैं खुद लगा लूँगी। इतनी बात पर रोने लग पड़ी। अच्छा माँ जल्दी कर लें, बहुत भूख लगी है। अच्छा तुम चलो, मैं लेकर आ रही हूँ खाना। सब ने मिलकर खाना खाया। वलीद की नज़रें शानों पर थी, वो चुपचाप खाना खा रही थी।
खुद पर वलीद की नज़रें महसूस हुई तो शानू ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद शानू पिछले लान में चली गई। पिछले लान में झूले पर बैठी। अभी वो झूले पर बैठी ही थी कि नवाब वहाँ आ गया। उसने तेज़ी से झूला झुलाना शुरू कर दिया। शानू चला रही थी, नवाब रुक जाओ, ना करो, मैं गिर जाऊँगी, लेकिन नवाब ने उसकी एक ना सुनी और तेज़ तेज़ झूला झुलाता रहा। आखिरकार जब थक गया तो रुक गया। शानू जल्दी से नीचे उतरी और नवाब के पीछे दौड़ पड़ी। नवाब ने शानू को अपनी तरफ आते देखकर सामने की तरफ दौड़ लगा दी। शानू भागते भागते हवेली में दाखिल हो चुकी थी। नवाब उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शानू ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसका सर चकराने लग पड़ा और वो ज़मीन पर गिर गई। जब वो होश में आई तो खुद को बिस्तर पर पाया। सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। एक नज़र सबको देखते ही उसने आंखें बंद कर ली। सब कमरे से बाहर निकल गया। आखिर शानू वहाँ गई कैसे? दादू ने पूछा। दादू, वो हम दोनों खेल रहे थे कि दौड़ते दौड़ते मुझे पता ही नहीं चला कब शानू अंदर चली गई। हमें पता भी नहीं चलता अगर वलीद भाई ने अपने कमरे की बालकोनी से उसे अंदर जाते हुए ना देखा होता तो। ध्यान रखा करो आइंदा शानू वहाँ ना जाए। तुम बच्चे तो नहीं हो नवाब, और ना ही किसी बात से अनजान हो। तुम जानते भी हो सब कुछ। बहुत मुश्किलों से हमने इसे उस जंजाल से बाहर निकाला है। मैं नहीं चाहता कि फिर से शानू की तबीयत ख़राब हो। बहुत मुश्किलों से उसकी तबीयत संभली, और अगर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम? जी अब्बा जी, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। नवाब शर्मिंदा सा सर झुका गया। शानू ज़ोहर की नमाज़ अदा करके छत पे चली गई और हवेली की तरफ देखने लग पड़ी। हवेली में ऐसा क्या था जो मैं बेहोश होगी, और ये लोग हवेली में क्यों नहीं जाते, और वो भी तो इस घर का हिस्सा है। शानू अपने ही ख्यालों में मगन खड़ी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वलीद उसके साथ आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? वलीद ने बोला। वलीद बोला तो शानू डर गई उसकी आवाज़ पर। वलीद, तुम कब आए? उल्टा उसी से सवाल कर दिया। मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हें पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। इतना डरती क्यों हो तुम? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ? वलीद की बात पर शानू मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों डर जाता है छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बताओ कि हवेली में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? ये भी तो इस घर का हिस्सा है। तो फिर? शानू की बात पर वलीद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम वाकई ही नहीं जानती कि क्यों नहीं जा सकते हम लोग हवेली? उल्टा वलीद ने उससे सवाल पूछ डाला। नहीं, मैं नहीं जानती। शानू ने सरनामे में हिला दिया। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता ताईजान वहाँ आ गई। वलीद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लिनिक नहीं जाना क्या? बस अम्मी जाने ही लगा था, यूं ही छत पर आ गया। सोचा कुछ देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप ही नहीं है बल्कि बारिश का मौसम लग रहा है। चलो शानू, नीचे ठंड लग जाएगी। उसकी फ़िक्र मत करो, तुम बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम जाओ क्लिनिक के लिए, देर हो रही है तुझे। माँ की बात पर वलीद सर हिलाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही वो शानू पर तब, ये दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो आइंदा मेरे वलीद के आसपास भी नज़र आई तो। सब जानती हूँ मैं तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद। पहले के दुख में भूली नहीं हूँ अभी, अब और नहीं। आइंदा मुझे वलीद के पास नज़र भी आई तो जान से मार दूंगी तुम्हें। इससे पहले कि शानू कुछ बोलती वो नीचे की तरफ बढ़ गई और शानू भी अपने कमरे में जाकर रो दी। ताईजान, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ रखा है आपका? शानू समझ नहीं पा रही थी उनका रवैया इसके साथ ऐसा क्यों है। रोते रोते शानू की आंख लग गई। दिसंबर शुरू हो चुका था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सर्दी में इजाफा हो चुका था। असर की नमाज पढ़कर बाहर गई तो सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। ताई जी सबके पास सबके चाय पकौड़े बनाकर लाई थी। सब खाने में मसरूफ़ थे। शानू भी वहाँ जाकर बैठ गई। बातें करते करते पता ही नहीं चला शाम होगी। सब नमाज पढ़कर अपने अपने कमरों से निकलकर साथ बरामदे में बैठ गए। चारपाइयों पर दरमियान में ताई जी ने एक बड़े से लोहे के बर्तन में आग जलाकर रखी हुई थी। शानू अपने ही ध्यान में बैठी थी जब वलीद घर आया। वो थोड़ा भीग चुका था बारिश में। वलीद को देखते ही ताई जी जल्दी से आगे बढ़ी। ये क्या हाल बना रखा है वलीद? जब पता था कि बारिश का मौसम है तो छतरी साथ नहीं रखते? नहीं तो गाड़ी में ही बैठे रहते, फ़ोन कर देते, मैं छतरी ले आती तुम्हारे लिए। अपने दुपट्टे से वलीद का सर साफ करते हुए वो बेचैनी से बोल रही थी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ, कहते हुए वलीद तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके वापस आ गया। वलीद आकर शानू के साथ बैठ गया चारपाई पर। कैसा गुजरा आज का दिन? मुस्कुराते हुए शानू से पूछने लग पड़ा। ताई जी की नज़रें शानू पर ही थी। वो गुस्सीली नज़रों से शानू की तरफ देख रही थी। शानू बिना वलीद की बात का जवाब दिए वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शानू भी अपने कमरे के पास पहुँची ही थी कि कोई उससे टकराते हुए तेज़ी से गुजरा, और उसके पीछे पीछे कोई लड़की भी शानू से टकराते हुए गुजरी। शानू गिरते गिरते बच्ची, कौन है आप लोग? वो जल्दी से बोली, लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कौन थे ये लोग? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता। शानू इन दोनों का चेहरा नहीं देख सकी थी। शानू कमरे में आई ही थी कि वलीद भी पीछे चला आया। क्या बात है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने?
वलीद मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। शानो घबरा गई, उसका माथा पसीने से भीग गया, उस डर से कि अगर ताई जी ने वलीद को मेरे कमरे में देख लिया तो फिर से मुझ पर गुस्सा होंगी। क्या हुआ? वलीद शानो की तरफ से कोई जवाब ना पाकर बोला। कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए कमरे में आ गई। शानो की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ? कोई आने वाला है क्या? शानो को बार बार दरवाजे की तरफ देखते देखा तो वलीद बोल पड़ा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। शानो कमरे से निकलने लगी थी कि वलीद उसके सामने आ गया। शानो, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो यार? कज़न हूँ तुम्हारा, तुम ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वलीद कहते हुए मुस्कुरा दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं हूँ ना, इसलिए अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करती हूँ मैं। शानो ने बहाना बनाना चाहा। अच्छा, जब मैं बाहर से आया तब तो सबके साथ बैठी हुई थी, तुम जैसे ही आकर मैं तुम्हारे साथ बैठा तो उठकर ऊपर आ गई। तुम मुझे सब समझ जाती है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा, लाओ देखूँ क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को, डॉक्टर हूँ मैं, भी देखता हूँ। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानो के माथे को छुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है मुझे, बस ज़रा सा सर दर्द था, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजे पे माँ को देखकर उसके हाथ से शानो का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद, वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गई। शानो का चेहरा पसीने से भर चुका था, जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी, चलें अब या यहीं अकेले बैठने का इरादा है? मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेली बैठने की कोशिश मत करना, यहाँ भूत है तुम्हारे कमरे में। क्या क्या? शानो घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। कहते हुए वलीद तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। शानो भी तेज़ी से उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानो नमाज़ पढ़कर खाना खाने लग पड़ी। सबके साथ वलीद हंस हंस कर सबके साथ बातें कर रहा था। शानो को आते देख ताई के चेहरे के ज़ाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानो ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। शानो को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो उसके कमरे के बाहर उससे टकराए थे। उसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो उस घर के लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आया। शानो नवाब से आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? राजदाना अंदाज में नवाब से बोली तो नवाब ने हैरान होते हुए शानो की तरफ देखा। मेहमान तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा, इस घर में बस इतने ही लोग हैं, ये तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? नवाब हंसते हुए बोला। तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानो ख्वाबसी कैफियत में बोली। कौन, कहाँ? नवाब ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे सामने से तेज़ी से एक लड़का और लड़की गुजरे थे, मैंने आवाज़ दी लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानो की आवाज़ पर सब ने शानो की तरफ देखा, उसे पता ही नहीं चला कब वो ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी, नहीं बेटा, हमने तो किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा और ना ही कोई घर में आया है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं ताया अब्बू, वो दोनों मेरे साथ टकराते हुए गुजरे थे, जब मैंने उनको आवाज़ दी कि कौन है आप लोग तो वो लोग रुके नहीं बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए हैं घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छत पर तो बारिश हो रही है, इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा? शानो, ताई जी की आवाज़ आई। लेकिन ताई जी मैंने खुद देखा है। बस करो शानो बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ। शानो की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानो चुपचाप खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। उसके जहन में वलीद की कुछ देर पहले की बात आ गई। इस कमरे में भूत है, उसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानो अभी तक वहीं बैठी थी आग के पास। उसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने उसके कमरे पर हाथ रखा। शानो ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानो मज़ीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो। हाँ हाँ, वलीद हंस रहा था। शानो रो पड़ी। जब वलीद ने शानो को रोते हुए देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लगी। अच्छा यार, तुम तो बहुत हसास हो, छोटा सा मजाक किया है, रोने वाली कौन सी बात है, प्लीज़ चुप हो जाओ। शानो मुसलसल रोई जा रही थी। शानो चुप हो जाओ वरना मैं सचमुच के भूत बुला लूँगा। मैंने सच में किसी को देखा था, एक लड़का और लड़की यहाँ से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानो दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानो की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तुम तो उनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेज़ी से गुजरे यहाँ से, मैंने आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुके, अगर रुकते तो मैं उनका चेहरा देख लेती। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको, बारिश रुक चुकी है, मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे। नहीं वलीद, तुम रहने दो, इस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, आओ। वो दोनों छत की तरफ चल पड़े। शानो डरते डरते वलीद के पीछे चल रही थी। पूरी छत पर देख लिया उन दोनों ने, लेकिन छत पर कोई नहीं था। वो दोनों नीचे वापस आ गए। छत पर तो कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ गए?
शानू घबराते हुए बोली, मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें कि यहाँ भूत हैं। वलीद हंसी दबाते हुए बोला, चलो अब दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। कहते हुए वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया, नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ ही देर के बाद शानू को अपने कमरे की खिड़की के पास से किसी की बातों की आवाज़ आई। शानू जल्दी से खिड़की के पास गई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया, अलबत्ता हंस-हंस कर बातें करने की आवाज़ उसे मुसलसल आ रही थी। अब तो शानू सच में डर गई थी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वही लड़की झूले पर बैठी थी और लड़का उसे झूले झुला रहा था और वो हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। सुनो, कौन हो तुम? शानू ने ऊपर से ही उनको आवाज़ दी थी, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए हवेली में चले गए। शानू जल्दी से नीचे की तरफ भागी, उसका रुख हवेली की तरफ था। इससे पहले कि वो हवेली में दाखिल होती वलीद उसके सामने आ गया। शानू को कमरे से बाहर निकलता देख चुका था, वो इसलिए उसके पीछे पीछे चला आया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना हवेली में जाना मना है, और तुम इस वक्त वहाँ जा रही थी। अगर मैं ना आता तो कुछ भी हो सकता था। वलीद का लहजा थोड़ा सख्त था। वलीद, वो मैंने फिर से उन दोनों को देखा। वो लड़की यहाँ झूले पर बैठी थी और वो लड़का यहाँ खड़ा उसे झूले झुला रहा था। मैं सच कह रही हूँ वलीद। और उसके बाद जब मैंने वहाँ ऊपर से उनको आवाज़ दी तो वो दोनों भागते हुए हवेली की तरफ चले गए। इसलिए मैं जल्दी से उनके पीछे जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। शानू, बस करो, ये सब, इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है, बस, और कुछ नहीं। बस करो, कब तक भागती रहोगी उसके पीछे जो अब है ही नहीं। बस कर दो, चलो अपने कमरे में और जाकर आराम करो। तुम थक चुकी हो। वलीद उसे बाजू से खींचते हुए ऊपर ले गया। जाओ अंदर और खिड़की दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। शानू सोने के लिए लेट गई। खिड़की और दरवाज़ा बंद करके उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शानू का सर दर्द से फटे जा रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रख कर आंखें बंद कर ली थी। तुम जितना मर्जी दूर भाग लो मुझसे, मेरे इतने ही करीब आओगी। देखा, आ गई ना, तुम सिर्फ मेरी हो। शानू को अपने करीब से ये आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। वलीद अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दादू सही कह रही थी, शानू यहाँ आते ही उन यादों में खो गई। अब मुझे इस सब से बाहर निकालना होगा, वरना तो ये पागल हो जाएगी। उसे यहाँ बुलाने का मेरा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जो हुआ था उस सब से बाहर नहीं निकली अभी तक। ये उसकी यादाश्त कमज़ोर तो हो चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सब भूल जाए। अब मुझे ही सब करना होगा। शानू को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना होगा। माज़ी को भूलना ही पड़ेगा उसे, और ऐसा मैं करके छोड़ूंगा। अगले दिन वलीद जल्दी क्लिनिक के लिए निकल गया और नवाब ताया जी और अब्बू के साथ ज़मीनों पर चला गया था। शानू दादो के साथ सेन में बैठी थी। चारपाई पर धूप निकली हुई थी। दादो शानू को उसके बचपन के किस्से सुना रही थी। अम्मा और ताई जी घर के कामों में मसरूफ़ थी। शानू पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। ये बात शानू को सता रही थी। शानू ने सोचा कि क्यों ना दादू से शेयर करूं ये बात, शायद वो मेरी बात का यकीन कर लें। दादू, मुझे आपसे एक बात करनी है। कल रात मैंने पिछले सहन में एक लड़की को देखा था। उसके साथ एक लड़का भी था और वो हवेली की तरफ भाग गए थे। शानू ने जल्दी से अपनी बात ख़त्म की। दादू ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है शानू, तुम्हें कोई वहम होगा। दादू ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं दादू, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। दादू, मैं कल पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे एक लड़की और लड़के की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई देती हैं, किसी और को सुनाई नहीं देती क्या? और मुझे कल वलीद ने भी बताया था कि यहाँ भूत हैं। दादू, मुझे वापस जाना है। आप अब्बू से बात करें, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं यहाँ रही तो पागल हो जाऊँगी मैं। शानू, क्या हो गया? अभी कल ही तो आई हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने वलीद के साथ। दादू ने उसके सर पर बम फोड़ा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ताई जी अचानक वहाँ आ गई। मैं आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी अम्मा जान। पहले के इसके दिए गम भूली नहीं हूँ मैं अभी। असफन से इसकी शादी भी आपका ही फैसला था ना अम्मा? क्या हुआ? याद तो है आपको? भूली तो नहीं होंगी आप? उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अब दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शानू की अम्मी भी वहाँ आ चुकी थी। भाभी, खुदा का वास्ता है, शानू की तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसकी यादाश्त कमज़ोर हो चुकी है, वो सब भूल चुकी है। उसे फिर से याद मत करवाएं। सब ड्रामे हैं इसके, सब जानती हूँ मैं। सब इसको सब कुछ याद है। मैं इसने मारा था मेरे हस्बैंड को, इसीलिए ड्रामे करती है ये सब। मेरे एक बेटे की जान लेकर सुकून नहीं मिला इसे और मेरे वलीद के पीछे पड़ गई है। इस अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें माफ़ करें आप। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। बस करो ज़ायदा, बहुत बोल लिया तुमने मेरी बच्ची के बारे में। जो कुछ हुआ था उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। वो बस एक हादसा था। दादो बोल पड़ी थी। शानू बस चुपचाप उस सब की तरफ देख रही थी। असफन, उसके मुंह से ये नाम निकला और वो चारपाई पर गिर गई।
शानू को गिरते देख उसकी अम्मी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका चेहरा थपथपाना शुरू कर दिया। शानू क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। वो जल्दी से फ़ोन की तरफ बढ़ी और नवाब को जल्दी घर आने को कहा। शानू बेहोश पड़ी थी। वलीद जल्दी से घर पहुंचा तो नवाब ने उसे फ़ोन कर दिया था। शानू को वलीद ने उठाकर उसके कमरे में बेड पर लिटा दिया। उसकी अम्मी और वलीद उसके हाथ पाँव मल रहे थे लेकिन शानू को अभी तक होश नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया मेरी बेटी को। भाभी को मना भी कर रही थी कि मत नाम लें शानू के सामने स्वंत का, लेकिन भाभी नहीं रुकी। उनके बाद वलीद ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। चची जान आप परेशान नहीं हो, शानू बिल्कुल ठीक होंगी, बस कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। इसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इसका बीपी लो है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। आप चले यहाँ से, इसे आराम की ज़रूरत है। वो टस से मस ना हुई तो वलीद ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने इल्तिजाई नज़रों से वलीद की तरफ देखा। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मेरा यकीन करें चची जान, शानू बिल्कुल ठीक है, आप चले मेरे साथ। वो उनको साथ लेकर बाहर आ गया और दादों के पास बैठ के दोनों। हुआ क्या था आखिर शानू, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। वलीद इत्मीनान से बैठते हुए बोला, ये सब तेरी माँ की मेहरबानी है। मैंने तुम्हारी और शानू के रिश्ते की बात की तो शानू पर तप गई, कहती है कि ये रिश्ते नहीं होने देगी मैं, और कहने लगी कि स्वंत को शानू ने मारा है। पता नहीं क्या क्या बोलती गई और ये हालत हो गई शानू की सुनते सुनते। समझा दो अपनी माँ को, तुम्हारी शादी शानू से ही होगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता उसकी अम्मी वहाँ आ गई। मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती जो कुछ स्वंत के साथ हो और वो वलीद के साथ भी हो। क्या हो रहा है ये सब। वलीद की अब्बा की गिरफ्तार आवाज़ पर उनकी आवाज़ को ब्रेक लगी। ये कैसे बात कर रही हो तुम अम्मा से। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो ज़ाहिदा, जैसा अम्मा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन खबरदार जो अम्मा के फैसले को मानने से इनकार किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माफ़ी मांगो अभी अम्मा से। माफ़ कीजिएगा अम्मा जी, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। वो सीखपा होती वहाँ से चली गई। वलीद भी माँ के पीछे कमरे में चला गया। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर बुराई क्या है शानू में, आप क्यों ज़िद पकड़ कर बैठ गई हैं आप। ये देखो अभी एक दिन हुआ है इस लड़की को इस घर में आए हुए, और अभी तो बस शादी की बात ही चली और तुम उसकी खातिर अपनी माँ से ज़ुबान दराज़ी कर रहे हो। वलीद पर तप गई। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वलीद ने अपनी सफाई देना चाही। बस कर दो, सब जानती हूँ मैं। ऐसे ही मेरे स्वंत को उस मनहूस ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था और अब तुम्हें फंसा रही है, लेकिन इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मी जैसे आप शानू को समझती हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है। भाई के साथ भी ऐसा भी हुआ, ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था, उसमें शानू की कोई गलती नहीं थी। आखिर कब तक आप शानू को कसूरवार समझती रहेंगी। जो हुआ उसे भूल जाएं और शानू को कबूल कर लें। वो मेरे भाई की बेवा है और मेरी कज़न भी। जब घर में ही रिश्ता मौजूद है तो हम सब की शादियां बाहर क्यों करें। ले लोग क्या सोचेंगे कि घर में जवान लड़का होते हुए भी अगर हम बाहर उसके लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो डूब मरने का मकान होगा मेरे लिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, और एक बात, ये रिश्ता दादों ने मेरी मर्ज़ी से ही तय किया है। मैं सच्चे दिल से शानू को कबूल कर चुका हूँ। उनको यहाँ भी मेरे कहने पर बुलाया है दादों ने, ताकि मेरी और शानू की शादी हो सके। मैं शानू के दुखों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मार रही है। उसे एक सहारे की ज़रूरत है और ये सहारा मैं बनना चाहता हूँ। वाह वाह क्या सोच है लड़की की। इसीलिए आप भी दिल से शानू को कबूल कर लें। मेरी इल्तिजा है आपसे कि वलीद रुका नहीं, कमरे से बाहर निकल गया। और ज़ाहिदा बेगम वही सर पकड़ कर बैठी। किससे मैं कहूँ, क्या कहूँ, जब अपना सिक्का ही खोटा है। लेकिन कुछ भी हो, वलीद अभी ना समझ जाए, मैं उसे ये गलती नहीं करने दूँगी, ये शादी नहीं होने दूँगी मैं। वलीद बाहर आया तो सब परेशान बैठे थे। भाई साहब अगर भाभी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हम ये रिश्ता नहीं करते। कल को आपके घर के लिए मसले बनेंगे और हमारी बेटी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मज़ीद दुख देखे। आज जो कुछ हुआ है कहीं दोबारा फिर ऐसा हुआ तो कहीं हम खो ना दें अपनी बेटी को। शानू की माँ परेशानी से बोली। चची जान आप परेशान ना हो, अम्मी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी, वो जल्दी ठीक हो। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, मैं शानू को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने दूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करें, बाकी सब फिक्र छोड़ दें आप लोग। वलीद ठीक कह रहा है भाभी, आप शानू हमारी जिम्मेदारी, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। वो मेरी भी बेटी है और मुझे वलीद पर पूरा भरोसा है। ये शानू का बहुत ख्याल रखेगा, आप लोग भी भरोसा रखें इस पर। ठीक है लाला, जैसे आपको बेहतर लगे। शानू के अब्बा ने जवाब दिया। ऊपर खड़ी शानू सारी बातें सुन रही थी। वलीद की उस पर नज़र पड़ी तो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वलीद भी टाइम देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। नवाब तुम घर ही में ही रुको, लो हम लोग चलते हैं, ज़मीनों पर जाना ज़रूरी है, तुम घर में ही रुको, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कहते हुए वो दोनों भाई बाहर की तरफ बढ़ गए। शानू अपने कमरे में चुपचाप बैठी
सारा मामला हल करने की कोशिश कर रही थी। असफंद कौन है? क्या ताई जी का एक और बेटा था और उसकी मुझसे शादी और वो मर गया? ताई जी क्या कह रही थी? मैंने मारा उसे। शानू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर मेरी शादी हुई है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो वलीद से मेरी शादी तय कर दी दादों ने। मुझे इस बारे में वलीद से बात करनी होगी। आने दो ज़रा शाम को वलीद को। सारा दिन शानू वलीद का इंतज़ार करती रही। वलीद घर आया तो तेज़ी से उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शानू को अचानक अपने कमरे में देखकर वलीद चौंक गया। उसे पता ही नहीं चला कब शानू उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। शानू, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? वलीद को जब कोई और बात ना सूझी तो बोल पड़ा। शानू मुंह फुलाई खड़ी वलीद की तरफ देख रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। वलीद टेंशन में पड़ चुका था। शानू की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। वलीद की बात पर शानू की आंखों से आंसू जारी हो गए। असफंद कौन है वलीद? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे टालने की कोशिश मत करना। आज मैं इस बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊँगी यहाँ से। सच बताओ मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। शानू मुसलसल रो रही थी। ऐसे कौन से राज हैं मेरी ज़िंदगी के जिनसे मैं अनजान हूँ? मुझे क्यों याद नहीं आता कुछ? आखिर क्यों वलीद? शानू सर दोनों हाथों से थामते हुए नीचे कारपेट पर बैठ गई। वो थक से गई थी उन सब यादों से पीछा छुड़वाते छुड़वाते। शानू को नीचे बैठते देख वलीद जल्दी से आगे बढ़ा और शानू को सहारा देते हुए सोफे पर बिठाया और जल्दी से पानी का गिलास शानू की तरफ बढ़ाया। शानू ने पानी पीने से इनकार कर दिया। वलीद ने गिलास उसके मुंह को लगाया। न चाहते हुए भी शानू को पानी पीना पड़ा। उसने बेमुश्किल 2 घूंट पानी पिया और गिलास पीछे कर दिया। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो रमज़ान चल रहा है, रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये रिकॉर्ड करना नावल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने ही हौसला अफ़ज़ाई करनी है हमारी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अब वलीद ने कोई मज़ाहमत नहीं की और गिलास साइड पर रख दिया और खुद घुटनों के बल शानू के सामने बैठ गया। शानू अभी भी रोती रही थी। वलीद को उसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। दुख से आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए दोबारा आंखें खोल दी उसने। शानू, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वलीद का लहजा दर्द भरा था। शानू ने न चाहते हुए वलीद की तरफ नज़रें उठा कर देखा। उसकी नज़रों में क्या था? मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी। शानू कुछ समझ ना सकी और आंसू साफ करते हुए नज़रें झुका गई। शानू, जो कुछ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ ऐसा होना किस्मत में लिखा था। तुम खुद को कसूरवार ना समझना कभी भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द तुम मेरे निकाह में होगी। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए। बहुत जल्द हमारी शादी है और ये फ़ैसला मेरा अपना है। किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ। ये भी तुम्हारी गलतफ़हमी है कि मैं किसी हमदर्दी के तहत तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें। अभी ये वक्त ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, अपने कमरे में खाना लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। शानू का गाल थपथपाते हुए वलीद उठ खड़ा हुआ। और अगर मैं इस शादी से इनकार करूं तो? शानू की आवाज़ वलीद के कानों में पड़ी। उसके बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए थे। वो शानू की तरफ पलटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस शादी से सब घर वालों की खुशियां जुड़ी हैं और मेरी भी। ये शादी मेरी मर्ज़ी से तय पाई है और जो काम मैं तय कर लूँ वो मैं मुकम्मल करके छोड़ता हूँ और अपनी बात धराने का आदी नहीं हूँ। याद रखना, उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। अब जाओ अपने कमरे में, मैं खाना वही लेकर आऊँगा। मुझे नहीं करनी ये मुझे नहीं करनी ये शादी। सबकी खुशियों की खातिर मैं क्यों अपनी ज़िंदगी कुर्बान करूं? मैं तब उस शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते। शानू की सुई अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। वलीद गुस्से से शानू की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। एक बार जब मैंने कह दिया कि सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा तो तुम समझती क्यों नहीं? दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी तुम मेरे साथ? ना चाहते हुए भी वलीद का लहजा सख्त हो चुका था। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शानू को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शानू रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके सर घुटनों पर रख कर रोने लग पड़ी। कुछ देर बाद वलीद कमरे में आया तो शानू कमरे में नहीं थी। वो खाना लेकर शानू के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा ना किया लेकिन शानू ने दरवाज़ा नहीं खोला। वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने किताबों वाली अलमारी में से एक मखसूस किताब उठाई तो उसके और शानू के कमरे के दरमियान एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। वलीद खाना लेकर शानू की तरफ बढ़ा। वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। वलीद को अचानक कमरे में आते देख वो चौंक उठी और हैरान सी नज़रों से कभी वलीद को देखती तो कभी किताबों वाली अलमारी को।
इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कोई दरवाज़ा भी हो सकता है। वो यकटक वलीद को देख रही थी। वलीद ने खाना ला कर बेड पर रख दिया और खुद भी वहीं बैठ गया। ऐसे मत देखो, मुझे नज़र लगानी है। जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे ही देखती रहो, वलीद मुस्कुराते हुए बोला। वलीद के बात पर शानू नज़रें झुका गई। ये दरवाज़ा कब से है यहाँ और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? शानू झुकी नज़रों से बोली, ये अच्छी बात नहीं, आप चोरों की तरह मेरे कमरे में घुस गए। ज़रूरी नहीं कि हर बात बताई जाए। जिसके पास दिमाग हो उसे खुद ही नज़र आ जाती हैं ये चीज़ें। वलीद मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, और मैं कोई चोर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। ये कमरा मेरी होने वाली बीवी का है, मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से। वलीद प्लेट में खाना डालते हुए बोला, ये लो खाना खाओ। वलीद प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन शानू पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही बैठी रही। शानू खाना खा लो, वलीद फिर से बोला, लेकिन शानू अपनी जगह से नहीं हिली। शानू प्लीज़ खाना खा लो, वलीद ने आहिस्ता से पुकारा। तो शानू ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। शानू ज़्यादा देर वलीद की आंखों में ना देख सकी और नज़रें झुका गई। खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। वलीद वहीं बैठा उसे खाना खाते हुए देखता रहा। जब शानू ने खाना खा लिया तो वलीद ने दवाई उसकी तरफ बढ़ाई। जैसे शानू ने बिना चूँ-चराँ किए निगल लिया। अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए वलीद जहाँ से आया था वहीं से कमरे से बाहर निकल गया और शानू कंबल ओढ़ कर सोने के लिए लेट गई। वलीद ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सच जान के रहूँगी। सारे राज इस हवेली में दफन है। कल मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे जाना ही होगा अगर इन जादुओं से पीछा छुड़वाना है तो। सोचते सोचते शानू सो गई। वलीद कमरे में आए तो सोचों में गुम कोने में खड़ा नीचे देख रहा था। जब उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई, वलीद क्या है ये सब? वो गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वलीद को उनके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। यही जो तुम करते फिर रहे हो, अभी शादी हुई नहीं और तुम अभी से उस लड़की के गुलाम बन गए हो। वो गुस्से से बोली। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसा क्या कर दिया मैंने कि जो आप इतने गुस्से में हैं? वलीद को समझ ही नहीं आ रही थी उनके उस रवैये की। यही कि तुम खाना तो अपने लिए लेके ऊपर आए थे, लेकिन उसके कमरे में क्या कर रहे थे? उसलिए कि खाना लेकर आए थे तुम। वलीद तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? अभी निकाह हुआ ही नहीं और तुम्हें उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है उस लड़की ने। अभी से उसकी खिदमतों में लग गए हो। बस कर दी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बस उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बस इसीलिए। आपको तो पता है सब। हाँ हाँ पता है सब, मुझे ड्रामे ये करती फिर रही है। मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, तो उनसे याद रखना इस बात को। कान खोल कर मेरी बात सुन लो तुम। कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकल गई और वही कुर्सी पर बैठ गया सर थाम कर। दादों से बात करनी होगी मुझे, जितनी जल्दी हो सके ये निकाह हो जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, सोचते हुए वलीद दादों के कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर दादों ने ऐलान किया कि आज शाम को वलीद और शानू का निकाह है। शाम तक सारी तैयारियां देख लो तुम लोग। इतनी जल्दी अम्मा जान, कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, शाम तक कैसे होगा सब कुछ? शानू की अम्मी बोल पड़ी। तुम फिक्र ना करो बहू, कोई तैयारियां नहीं करनी, बस चंद मेहमानों को बुलाना है और निकाह ख्वाह को बुलाकर निकाह पढ़वाना है इन दोनों का, और क्या। वलीद शानू के लिए और अपने लिए जोड़ा तुम लेकर आओगे? वो वलीद को मुखातब करते हुए बोली। जी ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम को जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। वलीद एक नज़र शानू पर डालते हुए वहाँ से चला गया। शानू चुपचाप सबसे लाताल्लुक नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। वो ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। और तुम दोनों चंद करीबी रिश्तेदारों को दावत दे दो निकाह की। वो अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए बोली। जी अम्मा जान। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। नवाब की उनके साथ चला गया बाहर। आप ये ठीक नहीं कर रही अम्मा जान, साहब के वहाँ से जाते हुए वलीद की अम्मी बोल पड़ी। ये ज़्यादती है मेरे बेटे के साथ। मैं उस लड़की को रहने नहीं दूंगी इस घर में। चुप करो तुम बहू, कोई ज़्यादती नहीं हो रही तुम्हारे बेटे के साथ। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। वो भी गुस्से से बोली। और तुम होती कौन हो शानू को इस घर से निकालने वाली? ये घर उसका भी है, समझी तुम? अब जाओ और जाकर निकाह की तैयारी करो। वो गुस्से से आग बगोला होती वहाँ से उठ खड़ी हुई। घर में ज़ोरों शोर से शानू और वलीद के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आ चुके थे। शानू और वलीद भी तैयार हो चुके थे। निकाह ख्वाह आ चुका था और यूं दोनों ने निकाह में एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह के बाद दोनों को एक साथ बिठा दिया गया। शानू के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वो तो कहीं और ही गुम थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। वो बैठी तो यहाँ थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। सब घर वाले उस निकाह से खुश थे, सिवाय वलीद की अम्मी के। वो बेदिली से उस निकाह के फंक्शन में शामिल हुई थी। रात के 10 बजे शानू को इसके कमरे में भेज दिया गया। सब मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे।
वलीद नीचे ही था। सब घर वालों के साथ शानो ख्वाब किसी कैफियत में हवेली की तरफ बढ़ गई। सब लोग अंदर थे कमरों में, उसे इसीलिए किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। वो अंधेरे की परवाह किए बगैर चलती चलती गई। आज हमारा निकाह हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक मर्दाना आवाज़ शानो के कानों में पड़ी। उसी आवाज़ के तौक़ुब में वो हवेली की छत पर कब पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। एक लड़का और लड़की दूल्हा दुल्हन के लिबास में खड़े वहाँ बातें कर रहे थे। शानो जब आगे बढ़ी तो लड़की का चेहरा देखकर शानो के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, खुद शानो ही थी। ये मैं हूँ? उसने खुद से ही सवाल किया। इन दोनों की नज़र शानो पर नहीं पड़ी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। तभी दो बच्चे सीढ़ियों से भागते हुए छत पर आ गए। वो दोनों बच्चे झगड़ते झगड़ते छत के किनारे पहुँच चुके थे। वो लड़का जल्दी से उन बच्चों की तरफ बढ़ा और उनको किनारे से हटने को कहा, लेकिन वो दोनों सलसले एक दूसरे को मार रहे थे। उस लड़के ने आगे बढ़कर उनको छुड़वाने की कोशिश की तो उसे एक ज़ोर का धक्का लगा। वो संभल ना सका और हवेली की छत से नीचे सहन में जा गिरा। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ी। असफंद, उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली उस नाम के साथ, और वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ गई। शानू छत पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे। इस हालत में उसमें हिलने तक की हिम्मत नहीं रही थी। असफंद उठो, वो लड़की जल्दी से उसके पास पहुंची, लेकिन असफंद उसके सामने दम तोड़ गया और वो चीखते चीखते बेहोश हो गई। ये सब शानू के सामने एक फ़िल्म की तरह चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शानू को सब कुछ याद आ रहा था। वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ी, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। असफंद, उसके लबों से ये नाम निकला, असफंद। वो चलाई और चलाते चलाते रोना शुरू हो गई। उसे सब याद आ चुका था। उसके और असफंद के निकाह की रात वो दोनों छत पर आए थे। असफंद छत से गिरा था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। सदमे से उसकी याददाश्त जा चुकी थी। हवेली का राज उसके सामने खुल चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर असफंद को पुकार रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे असफंद अभी भी यहाँ गिरा हो। वो भूल चुकी थी कि उसका और वलीद का निकाह हो चुका है। शानू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ पहुँचे। शानू ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह पर बस यही अल्फाज थे, असफंद मुझे छोड़कर मत जाएं। वो 3 साल पहले वाली शानू समझ बैठी थी खुद को। वो असफंद को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। असफंद उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा कर दूर आसमान में कहीं गायब हो गया। जब शानू की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर, और वो वलीद भी वहीं उसके पास बैठा था, कुर्सी पर उसका हाथ थामे हुए। वो शानू के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। शानू उठकर बैठी। असफंद मर गया मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर सकी, शानू रोते हुए बोली। वलीद ने आगे बढ़कर शानू को गले से लगा लिया। नहीं शानू, नहीं, रोना बंद कर दो। बस आज रो लो जितना रोना है, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। वलीद शानू के आंसू साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ कमरे से बाहर जाने के लिए। शानू ने वलीद का बाजू थाम लिया तो वो मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। असफंद 3 साल पहले मर गया था, मेरा बड़ा भाई जो मुझे बहुत अजीज़ था। अमेरिका जाते हुए मुझे ये नहीं पता था कि मैं आखिरी बार देख रहा हूँ अपने भाई को। उस दिन मेरी फ़ोन पर बात हुई थी अब भाई से, जिस दिन तुम दोनों का निकाह था। भाई बहुत खुश थे। बाकी सब तो तुम्हें याद आ ही चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत है मुझे। वो जो लड़का और लड़की तुम्हें नज़र आते थे वो कोई और नहीं, तुम दोनों ही थे। वो तुम्हारी यादें थी जो उस हवेली से जुड़ी थी। जो होना था हो चुका। अब वो सब कुछ मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकूँ। कोशिश करूँगा कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। कोशिश करूँगा तुम्हें तुम्हारा माज़ी भुला सकूँ। कोशिश करूँगा तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकूँ। मैं कोशिश करूँगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने शानू की तरफ हाथ बढ़ाया। शानू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वलीद का हाथ थाम लिया। वलीद के लोगों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। एक फ़ैसला मैंने और किया है, हमारी शादी के बाद हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती। उनको कुछ टाइम लगेगा तुम्हें अपनाने में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बता देना। शानू चुपचाप वलीद की बातें सुन रही थी। मुझे कुछ वक़्त चाहिए, शानू मद्धम आवाज़ में बोली। वक़्त किस लिए? वलीद ने नासमझी में बोला। शादी के लिए। मुझे अभी शादी के लिए कुछ वक़्त चाहिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, शानू आहिस्ता से बोली। अच्छा, कितना वक़्त चाहिए? वलीद कुछ सोचते हुए बोला। पता नहीं, शानू ने लापरवाही से जवाब दिया। ओहो, अब कोई वक़्त नहीं मिलना तुम्हें। पहले मैंने 2 साल बहुत मुश्किलों से तुम्हारा इंतज़ार किया है। वलीद सर हिलाते हुए बोला। जो होना था हो गया, अब खुद को तैयार करो आने वाली कल के लिए। हमारा निकाह हो चुका है और इसी महीने शादी है हमारी। मैं चाहता हूँ कि जब तुम रुखसत होकर मेरे पास आओ तो माज़ी को भुला कर आओ। मैं चाहता हूँ तुम नए ख्वाब बनो, जिनमें सिर्फ मैं और तुम हो, किसी तीसरे की गुंजाइश ना हो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कब तक माज़ी के पीछे भागती रहोगी?
अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा नाम ही नहीं जुड़ा तुम्हारे नाम के साथ, बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ भी जुड़ चुकी हैं। ये पूरे का पूरा वलीद हैंडसम गबरू नौजवान प्लस डॉक्टर अब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा है। वो सीने पर हाथ रख कर थोड़ा शानों की तरफ झुकते हुए बोला। उस पर शानों की हंसी छूट गई। शानों को हंसते देखकर वलीद ने दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ मांगी। एक हफ्ते बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शानू वलीद की ज़िंदगी में शामिल हो गई और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। शादी के 1 महीने बाद ही वलीद ने अपना ट्रांसफ़र शहर के एक हॉस्पिटल में करवा लिया और शानू को लेकर शहर आ गया। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। वलीद के यहाँ से जाते ही उसकी माँ को बेटे की कमी शिद्दत से महसूस होने लग पड़ी और आखिरकार 3 माह बाद शहर आ पहुंची शानू से मिलने और उनको घर वापस ले जाने के लिए। वलीद मान गया और 1 माह बाद शानू को साथ लेकर गाँव वापस आ गया। सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। दी एंड। तो ये थी शानू की और वलीद की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल बहुत ज़्यादा पसंद हो गया। रमज़ान मुबारक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हाफिज़।